अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं फ़हद हुसैन एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखेंगे ताकि ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में कोविड-19 की आया उसमें मज़ीद बेहतरी हो रही है या कुछ केसेस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा जब नंबर्स हम आपके सामने रखेंगे। एनसीओसी की जानिब से जो नंबर्स जारी किए जाते हैं हर 24 घंटे के, वो हम आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 1119 रही है, यानी कि 1000 से केसेस डेफिनेटली ऊपर आ रहे हैं। इससे पिछले हम अगर जाएं 2 दिन कबल जाए केसेस जो हैं वो इवन 1000 से कम हो चुके थे, गालिबन 838 केसेस तक जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि दोबारा केसेस जो है थोड़ा बहुत उसमें इजाफा जो है वो नज़र आया। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जैसा कि मैंने कहा कि 1119 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,196 टेस्ट जो है मुल्क भर में लिए गए हैं, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो दोबारा जिस तरह कल 2.5% था, अब 2.5% से बढ़ के लगभग 3% तक जो है वो आ गया है। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स जो है वो 46 जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि मुल्क भर में क्रिटिकल पेशेंट्स के नंबर्स जो है वो कम होके 2494 तक जो है वो आ गए हैं। वैक्सीनेशन की ड्राइव डेफिनेटली कुछ बज़ाहिर अब इश्यूज नज़र आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी के इश्यूज सामने आ रहे हैं। कई जगहों से इस तरह की जो है वो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो जो है रुक गई है, और उसकी वजह से जो वैक्सीनेशन का जो जो अमल है, जो ड्राइव है, डेफिनेटली उसमें जो है वो कुछ ठहराव अब आ चुका है। यही वजह है कि जो अब गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स आए हैं उसमें कुछ कमी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव की वो उसमें उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर्स आपके सामने रखें, पार्शली वैक्सीनेटेड जो है नंबर्स हैं उनकी तादाद 6.2 मिलियन है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नंबर्स रहे हैं 2,72,128, जबकि ये कुछ दिन कबल अगर हम देखें तो तकरीबन 4 लाख से भी इवन तजावज़ कर चुके थे। जबकि फुली वैक्सीनेटेड जो नंबर्स हैं उसकी अगर हम बात करें वो है 3.1 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 96,121 तक के जो ये नंबर्स रहे हैं। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इस वक्त जो है एक इशू के तौर पे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो जो अमल है वैक्सीनेशन का उसमें कुछ हद तक जो है वो ठहराव नज़र आ रहा है। कई जगहों से जो है इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कई ऐसे लोग जिनकी सेकंड जो डोज थी वो ड्यू थी, उनको जो है वो फ़िलहाल डोज नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वैक्सीन ही इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कल भी इस पे हमने बात की थी कि जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वैक्सीनेशन की ड्राइव को बरकरार रखने के लिए, उसकी स्पीड को बरकरार रखने के लिए या उसकी स्पीड में किसी किस्म का इजाफा लेके आने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मसला ये है कि जो सप्लाई है वैक्सीन की वो जो है फ़िलहाल तात्तुल का शिकार है। यही वजह है कि कई जगहों से इस वक्त शिकायत मौसूल हो रही है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, जो अमल है, उसमें किसी हद तक जो है कई जगहों पे जो इस वक्त ठहराव आ चुका है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सप्लाई के इशू को किस हद तक और कितना जल्द जो है वो रिजॉल्व करती है, ताकि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है इसको जो है दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया जाए और ख़ास तौर पे इसकी स्पीड जो है उसको मज़ीद तेज़ किया जाए, क्योंकि ग्लोबली जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे देखें तो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो बहुत तेज़ी से है। हालांकि डेफिनेटली और भी दीगर ममालिक में वैक्सीन की शॉर्टेज की इश्यूज़ आए हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आती है। पाकिस्तान में भी डेफिनेटली जो ही वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है, सप्लाई बेहतर हुई तो हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो डेफिनेटली बेहतर तरीके से स्टार्ट हुई, इसकी स्पीड में भी हमने देखा कि इजाफा होते हुए नज़र आया। लेकिन अब चूँकि वैक्सीन की जो सप्लाई है वो इस वक्त बाज़ाहिर जो है वो रुके हुए नज़र आती है। यही वजह है कि जो अमल है वैक्सीनेशन का उसमें भी जो है फ़िलहाल जो है वो रुकावट इस हद तक आ चुकी है कि कई जगहों से जो है वो लोगों को जो सेकंड डोजेस लगना थी वो फ़िलहाल जो है वो मौखर हो चुकी हैं।
इसी हवाले से अगर हम बात करें तो जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ अफेयर्स के हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका कहना था कि जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है उसको जो है वो बेहतर बनाया जाएगा और मज़ीद जो वैक्सीन हैं वो पाकिस्तान में बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल होंगी और उसकी वजह से जो सप्लाई है वैक्सीन की वो बेहतर हो जाएगी। मज़ीद उनका कहना था कि जो वैक्सीन की जो सिचुएशन है मुल्क भर में, उसकी अवेलेबिलिटी की जो सिचुएशन है वो जून के बाद जो है वो बेहतर हो जाएगी, यानी कि बज़ाहिर अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि इस महीने के एंड तक जो है डेफिनेटली जो मज़ीद जो सप्लाई है कई वैक्सीन्स कई ममालिक से, ख़ास तौर पे चाइना से, इसके अलावा हमने कुछ प्रोग्राम कबल बात की थी कि रशिया को भी अप्रोच किया है स्पुतनिक वैक्सीन की 5 मिलियन डोजेज़ के लिए। इसके अलावा फाइज़र वैक्सीन के हवाले से उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बातचीत जारी है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका की अवेलेबिलिटी जो है अंडर कोवैक्स प्रोग्राम उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो डेफिनेटली जो है वो बातचीत जारी है। तो ये वो सारी सप्लाईज जो है बज़ाहिर लगता यही है कि इस महीने के एंड तक जो है वो अवेलेबल होंगी। यही वजह है कि जो जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन हेल्थ अफेयर्स डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका कहना था कि जून के बाद जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि जुलाई में जो है हम दोबारा से जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को जो है भरपूर तरीके से जो वो होते हुए देख सकेंगे और उसकी जो स्पीड है डेफिनेटली उसमें भी जो वो तेज़ी से जो वो इजाफा होते हुए नज़र आएगा। इसी हवाले से कल भी हमने बात की थी कि इस हफ्ते के एंड तक जो है उम्मीद है कि जो है 1 मिलियन डोजेज़ जो है चाइनीज़ वैक्सीन की वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। इसके अलावा इस महीने के एंड तक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि अंडर कोवैक्स प्रोग्राम तकरीबन 12.5 मिलियन डोजेज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वो भी पाकिस्तान को जो है वो मौसूल हो जाएंगी। तो जिससे डेफिनेटली जो सप्लाई लाइन है वैक्सीन की वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है डेफिनेटली वो भी फिर भरपूर तरीके से जो उसका दोबारा से आगाज़ होगा और उसकी स्पीड में जो है डेफिनेटली हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इजाफा होते हुए भी नज़र आएगा। और मज़ीद उनका कहना था डॉक्टर फैसल सुल्तान का कि जो शॉर्टेज है इस वक्त जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही है कि जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो कई कई जगहों पे जो है वो नहीं है। उनका ये कहना था कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है, जो शॉर्टेज है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो डेफिनेटली पहले भी अभी हमने बात की कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी वैक्सीन की जो सप्लाई है, जो अवेलेबिलिटी है, उस पर इशूज़ आए हैं, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर फिर उस सूरत हाल पर जल्द अज जल्द जो है वो काबू भी पाया गया। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इस सप्लाई को बेहतर बनाने में कितना जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ममालिक का इस वक्त मेन फोकस ही यही है कि जल्द अज जल्द जो लोगों को है वो वैक्सीन लगा दी जाएँ ताकि जो 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 इकोनॉमीज़ हैं, जो अभी भी कई जगहों पर हम रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म की जा सके और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है वो जारी रह सके। और डेफिनेटली इसके बाद भी अगर कोई वेव आती है इस हवाले से, इस वायरस के हवाले से, जिस तरह रिसेंटली हमने थर्ड वेव देखी थी पाकिस्तान में जो कि ज़्यादा मुहलिक साबित हुई, लेकिन भरपूर तरीके से जो है इसको जो है वो डील किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। तो इसी तरह अगर फ्यूचर में दोबारा इस तरह की कोई वेव आती है तो अगर इनकेस वैक्सीन जो है वो सबको लगी हुई होंगी तो एक इम्यूनिटी होगी और उससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो किसी किस्म का जो है वो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को नहीं लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाहिद हल है इस तमाम सूरत हाल से जो है डील करने के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है पेमेंट के हवाले से। पेमेंट टू आईपीपीज़, जो कि ख़ास तौर पे वो आईपीपीज़ जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं अंडर 2002 2002 पॉलिसी के तहत, तो उसके हवाले से ख़बर यह है कि ईसीसी का जो है पेमेंट के हवाले से जो डिसीजन था उसको डेफर किया है, यानी कि जो पेमेंट्स होना थी आईपीपीज़ को जो कि इस्टेब्लिश हुए थे अंडर 2002 पॉलिसी के तहत, उनको फ़िलहाल पेमेंट्स जो हैं वो रोक दी गई हैं, यानी कि पेमेंट्स अब किसी किस्म की इन आईपीपीज़ को जो है वो नहीं होने वाली। इसकी वजह सामने ये आ रही है कि जो नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है इस हवाले से वो अभी भी जारी है। डेफिनेटली जब तक नैब की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होती, बज़ाहिर लगता यही है कि तब तक पेमेंट जो है वो इन आईपीपीज़ को नहीं हो सकेंगी। तब तक इस हवाले से
मज़ीद अगर हम बात करें तो जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है इस मैटर के ऊपर जारी है वो है जो सेविंग्स एंड टैरिफ कंपोनेंट, इनके ऊपर जो है वो बाज़ाहिर कुछ जो है वो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंक्लूड नहीं होती तब तक जो है वो बाज़ाहिर पेमेंट्स जो है वो रुकी रहेंगी, पेमेंट्स नहीं हो सकेंगी इन आईपीपीज़ को। अब देखते हैं कि कितना जल्द जो है वो नैब जो है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन को है वो कंक्लूड करता है। इस हवाले से डेफिनेटली जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो एक निगोशिएशंस हुई हैं, वो भी जो है डेफिनेटली उसको भी गो थ्रू करेगा नैब। देन उसके बाद ही किसी किस्म का जो है नैब का वो इस हवाले से फ़ैसला आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ओवरऑल हमने माजी में भी अगर हम देखें तो जो नैब की प्रोसीडिंग्स रही हैं वो फिर थोड़ा जो है उसमें टाइम लग जाता है। डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में टाइम जो है वो दरकार होता है, तब जाके जो है वो एक प्रॉपर एक कंक्लूजन की तरफ जो है वो आया जा सकता है। तो डेफिनेटली अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना वक्त लगता है, क्योंकि जब तक नैब की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, कोई इस हवाले से डिसीजन नहीं आता, तब तक डेफिनेटली जो पेमेंट्स हैं आईपीपीज़ को वो रुकी रहेंगी। तो आईपीपीज़ के हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेटली उनके लिए एक नेगेटिव ख़बर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि अगर नैब इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन करती है और उस पर चीज़ें जो है वो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता, तो ये डेफिनेटली फिर इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस भी होगा। उसके अलावा साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो निगोसिएशंस रही हैं तो डेफिनेटली फिर वो भी बहुत बेहतरी नज़र आएंगी इन केस अगर नैब इस चीज़ को क्लीन चिट दे देता है। लेकिन अब देखते हैं कि नैब इस तमाम सूरत हाल को कितना जल्द है वो कंक्लूड करने में कामयाब हो पाता है और उसकी तफसीलात फिर किस हद तक जो है आम आवाम के सामने, पब्लिक के सामने भी आ पाती हैं। अगली खबर आपके सामने रखें वो है गवर्नमेंट के हवाले से फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना गवर्नमेंट का इशू रहा है, माजी की गवर्नमेंट्स का भी इशू रहा है। अभी भी गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को जो है फाइनेंस करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए जो है वो बोरोइंग कर रही है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, कल टी बिल्स ऑक्शन के ज़रिए जो है तकरीबन 1.09 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं टी बिल्स ऑक्शन के ज़रिए कल। जबकि इसमें यील्ड्स अगर हम आपके सामने रखें तो जो 3 मंथ्स के जो टी बिल्स हैं उसमें यील्ड में थोड़ा जो है वो कमी नज़र आई है। 2 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ जो 3 मंथ्स की जो टी बिल यील्ड्स हैं वो 7.3259% पे जो है वो आ गई है। जबकि इसके अलावा 6 मंथ और 12 मंथ के जो टी बिल्स हैं उनकी जो यील्ड्स हैं वो अनचेंज रही। 6 मंथ की टी बिल्स जो हैं वो 7.5894% रही, जबकि 12 मंथ की जो यील्ड्स हैं टी बिल्स की वो 7.6700% तक रही। तो 3 मंथ के टी बिल्स में 2 बेसिस पॉइंट की कमी, जबकि 6 मंथ एंड 12 मंथ के जो टी बिल्स हैं उनकी जो यील्ड्स हैं वो अनचेंज रही, यानी कि उनमें किसी किस्म का जो है यील्ड में इजाफा या कमी नहीं देखी गई। डेफिनेटली इंडिकेशन है कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें भी मार्केट गालिबन एक्सपेक्ट कर रही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन होगा उसमें जो पॉलिसी रेट है उसको गालिबन करंट लेवल्स पे यानी कि 7% पे जो है बरकरार रखा जाएगा। और इससे पहले जो ब्रीफिंग भी दी गई थी स्टेट बैंक की वो भी ऐसी ही थी कि फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए जाएं, और दीगर ये कि इन केस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया भी जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल मैनर में होगा। तो फ़िलहाल जिस तरह टी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ है कल, उससे तो फ़िलहाल यही सिग्नल मिलता है कि मार्केट जो है वो किसी किस्म का जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर तब्दीली जो है वो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही। लेकिन फ़िलहाल 1.09 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो कल गवर्नमेंट ने रेस किए हैं टी बिल्स ऑक्शन के ज़रिए, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको इस अमाउंट से जो है वो फाइनेंस किया जा सके। ये बड़ा इशू है, गवर्नमेंट को डेफिनेटली अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसी तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो बोरोइंग जो है वो करनी पड़ेगी। इस बोरोइंग को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली अपने रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में आया इस पैटर्न के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो तब्दीली हमारे सामने आती है, या इसी तरीके से गवर्नमेंट का इन्हिसार जो है इस तरह की फाइनेंसिंग पे जो है वो आइंदा आने वाले टाइम में भी नज़र आता है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वीट की जो इम्पोर्ट है उसकी जो है मंजूरी दी है ईसीसी ने, ताकि जो स्ट्रेटिजिक
रिजर्व्स हैं वीट के उनको जो है वो बिल्ड किया जा सके। अभी भी रिसेंटली हमने देखा था कि जो जो वीट की जो शॉर्टेज के बीच में खबरें आई थी जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने देखा कि मार्केट के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में जो वीट की जो प्राइसेस है उसमें हमें काफ़ी हद तक इजाफा होते हुए नज़र आया। फिर उस पर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है वो इंपोर्ट भी जो है स्टार्ट की वीट की, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस किया जाए और जो प्राइसेस के अंदर जो इजाफा नज़र आ रहा था उसको रोका जाए और प्राइसेस के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी लाई जा सके। इस वक्त फिर जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के तहत जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड किए जा रहे हैं। इस हवाले से ईसीसी ने तकरीबन 3 मिलियन मैट्रिक टन जो है वीट की इंपोर्ट जो है उसकी परमिशन दी है। अब देखते हैं कि इसके बाद इस इंपोर्ट के बाद और फिर जो है ख़ुद अगर हम इसकी बात करें जो क्रॉप हुई है उसमें भी बेहतर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके बाद देखते हैं कि मुल्क भर में सूरत हाल इस हवाले से वीट के हवाले से किस तरह बेहतर हो पाती है और उसका प्राइसेस के ऊपर जो है वो क्या इम्पेक्ट जो वो नज़र आते आया प्राइसेस के अंदर इसके बाद किसी किस्म की जो है वो कमी हम देख सकते हैं या प्राइसेस इसी तरह एलिवेटेड जो है वो नज़र आती हैं। इंपॉर्टेंट होगा प्राइसिंग के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि अभी भी फूड आइटम्स में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो उनकी कीमतें डेफिनेटली कुछ फूड आइटम्स में कीमतें कम होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो अभी भी प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको गवर्नमेंट को डेफिनेटली डील करना पड़ेगा, करना चाहिए, ताकि आवाम को जो है इस हवाले से किसी किस्म का जो है वो रिलीफ दिया जा सके। आईपीओ के ऊपर बात करेंगे। कल बुक बिल्डिंग हुई है सिटी फार्मा कंपनी की, ज़बरदस्त रिस्पांस सामने आया है। इस आईपीओ की जो बुक बिल्डिंग हुई है ज़बरदस्त जो है सब्सक्रिप्शन के नंबर सामने आए हैं, बड़ा ही बेहतर रिस्पांस, ओवरवेलमिंग रिस्पांस है वो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं और हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जानिब से सामने आया। तकरीबन 2 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन हुई है इस आईपीओ में। कंपनी के जो शेयर्स थे उनकी अब इसको कंसिडर किया जा सकता है कि इनकेस अगर 2 टाइम्स जो है वो बिड्स रिसीव होती हैं तो डेफिनेटली इस आईपीओ को जो है वो सक्सेसफुल जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.32 बिलियन रुपीज़ जो है वो बुक बिल्डिंग के ज़रिए जो है वो रेज़ किए हैं सिटी फार्मा ने। और ज़बरदस्त जैसा कि अभी हमने कहा कि एक रिस्पांस जो है वो सामने आया है इन्वेस्टर्स का इस आईपीओ के दौरान। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग जो स्ट्राइक प्राइस कंक्लूड हुई है वो हुई है 32 रुपये पर शेयर, यानी कि जो फ्लोर प्राइस थी उससे 14.3% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया इस प्रोसीजर में। और जो प्राइस बनी है जिसके ऊपर शेयर जो है वो मिलेंगे वो 32 रुपये की जो है वो प्राइस बनी है। अब इसका कुछ जो पोर्शन है तकरीबन 18.1 मिलियन शेयर जो है वो अब जनरल पब्लिक के लिए आएंगे, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आएंगे। वो जो उनकी जो सब्सक्रिप्शन होगी वो इस 32 रुपये पर शेयर के हिसाब से होगी। अब देखते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो बुक बिल्डिंग हुई है उसमें कल जो कंक्लूजन आया है जिस तरीके से बिड्स रिसीव हुई हैं तो डेफिनेटली जो 2 बिलियन तक की जो ऑफरिंग्स थी उस पर जो डिमांड सामने आई है वो तकरीबन 4 बिलियन रुपीज़ तक की रही है। तो 2 टाइम्स जो है वो डिमांड सामने नज़र आई है, वो सब्सक्रिप्शन नज़र आई है। तो इसको एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। इनलाइन जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो आईपीओज हुए हैं पाकिस्तान में उनमें भी ऐसा ही शानदार रिस्पॉन्स हमारे सामने आया और मार्केट भी एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि जो आईपीओ है सिटी फार्मा का इसमें जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो भरपूर नज़र आएगा, क्योंकि गिवन द जो इकोनॉमिक सिनेरियो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नज़र आती है। यही वजह है कि लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी इस आईपीओ में। अब देखते हैं कि जनरल पब्लिक इसमें कितना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो करती है। 32 रुपये से जो है वो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इन शेयर्स को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केट्स यूएस मार्केट्स की परफॉर्मेंस आपके सामने रखें। कल फेडरल रिज़र्व की इंतहाई अहम मीटिंग थी जिसमें जो है वो इंडिकेशन मिली कि जो 2023 है उसमें तकरीबन 2 टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है और साथ में जो बॉन्ड बाइंग है उसको भी जो है वो ग्रेजुअल किया जा सकता है, यानी जो बढ़ती जो महंगाई है उसको जो है वो एक्नॉलेज किया गया कल की उस मीटिंग में। उसके बाद हमने देखा है कि शार्प इंक्रीज जो है वो 10 ईयर की जो यील्ड्स हैं उसमें हमें नज़र आया, एकदम से शार्प तरीके से जो वो रीबाउंड नज़र आया 10 ईयर्स
फ्यूचर्स की यील्ड में, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इक्विटी मार्केट में नजर आया। डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ उस मीटिंग के बाद, जो मिनट्स है उसके बाद जो है डॉलर के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नजर आई। जो ही यील्ड्स बढ़ी 10 ईयर, उसी तरह डॉलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे सामने आई और इक्विटी मार्केट के अंदर हमें सेलिंग नजर आई। ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि जो डाउ जोन्स है वो 34,000 की जो नफसियाती हद है उससे भी नीचे आ गया था, और इसी तरह जो नेस्डेक है वो भी 14,000 की नफसियाती हद जो है वो कल इंट्राडे बेसिस पे जो है वो खो बैठा था। लेकिन जो क्लोजिंग रही इन दोनों मेजर इंडेक्सेस की, वो अपने दोनों की जो नफसियाती हद है उनसे ऊपर ही रही। हम बात करें अगर नेस्डेक की, तो नेस्डेक की सिर्फ 33 पॉइंट कमी के साथ 14,039 की सतह पे क्लोजिंग हुई, जबकि डाउ जोन्स 265 पॉइंट की कमी के साथ 34,033 की सतह पे जो है वो अख्ताम पजीर हुआ। यानी कि दोनों मेजर इंडेक्सेस अपनी अपनी नफसियाती हद जो है उसको बरकरार रखने में कल कामयाब हो सके। जबकि आज खुलने वाली एशियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान नज़र आता है। कुछ मार्केट्स इस वक्त अगर ग्रीन जोन में है, तो वहीं कुछ मार्केट जो है वो इस वक्त रेड जोन में भी ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। बात करें जापान और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जो मेजर मार्केट्स हैं, उनकी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि चाइना एंड हांगकांग के जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक मिला जुला रुझान कुछ एशियन मार्केट्स में हमें यहाँ नजर आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कल की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत वॉलेटाइल रही है। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने तकरीबन 200 से ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए, और इसी तरह इंट्राडे बेसिस पे तकरीबन 200 से ज़्यादा पॉइंट्स भी जो है वो लूज़ करते हुए नजर आई। लेकिन जो क्लोजिंग हुई डेफिनेटली वो नेगेटिव जोन में हुई। उम्मीद यही की जा रही थी कि इन पीक लेवल्स पे डेफिनेटली मार्केट के अंदर सप्लाई मौजूद होगी, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर जो है वो किसी हद तक प्रॉफिट टेकिंग भी करते हुए नजर आएंगे, और डेफिनेटली इन लेवल्स पे मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट भी करते हुए नजर आएगी। कल की जो क्लोजिंग रही KSE 100 इंडेक्स की, वो 151 पॉइंट कमी के साथ 48,480 की सतह पे हुई, जबकि वॉल्यूम्स में भी कल कुछ कमी जो है हमें रिकॉर्ड की गई। हम तकरीबन 41.5% की कमी के साथ KSE 100 इंडेक्स में 409 मिलियन शेयर्स का जो है कल काम हुआ। तो ये तो थी कल की परफॉर्मेंस। आज देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। जिस तरह कल US मार्केट्स में हमें बाजार कुछ हद तक सेलिंग नज़र आई, ख़ासतौर पे जब जो फेडरल रिजर्व है उसकी मीटिंग की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बाहर आना शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर नज़र आया, और आज एशियन मार्केट्स भी कुछ कन्फ्यूजन का जो वो शिकार नज़र आती हैं। वहाँ ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो भी कल जिस तरीके से इन्वेंट्रीज़ के अंदर जो है वो कमी रिकॉर्ड हुई है US के अंदर, इसका मतलब यही है कि जो डिमांड है ऑयल की वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि वहाँ पे जो रिफाइनरीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल की जो इन्वेंट्रीज़ है उनको यूज़ किया है, ताकि जो डोमेस्टिक डिमांड है ऑयल की उसको मीट किया जाए। यही वजह है कि कल जो है ऑयल की प्राइसेस में भी हमें तेज़ी नज़र आई, और जो ब्रेंट है वो एक वक्त में $75 पर बैरल से भी ऊपर जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आया। लेकिन क्योंकि कल जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यील्ड्स बढ़ते हुए नजर आई है, डेफिनेटली उससे जो डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, और उसकी वजह से जो ऑयल की जो प्राइसेस है वो हमें जो है वो कुछ जो है उसमें करेक्शन होते हुए नज़र आ रही है। तो इसका ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का भी डेफिनेटली पाकिस्तान इकॉनमी पे एक इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली नज़र आएगा, क्योंकि इससे जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बढ़ेगा। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि इक्विटी मार्केट की अब गोइंग फॉरवर्ड परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। कल का सेशन हमने आपके सामने रखा कि वॉलेटाइल रहा, आज देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। आज मार्केट एक सर्टेन डायरेक्शन लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।